हेलो एवरीवन, साइंस इन 3D चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ईशा शर्मा और आज की ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं मसल की। मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सारी मूवमेंट इन मसल से ही होती है। हम लोग जिम जाते हैं, इतना वर्कआउट करते हैं कि हमारा मसल मास जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। और लड़कों को तो बहुत शौक होता है अपना मसल मास गेन करने का, क्योंकि तभी वो एकदम ऐसे बॉडी बिल्डर टाइप लगते हैं। तो उन्हीं मसल्स के बारे में आज बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कितनी तरह के प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से फिलामेंट होते हैं जो मसल की मूवमेंट में, उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन का, यानी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आज पूरी की पूरी हम 3D में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मसल से। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की, जो वॉलंटरी है, मतलब हम कॉन्शियसली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो भी मूवमेंट हो रही है, जितनी भी मूवमेंट है, जो लोकोमोशन का पार्ट है, उसमें मेजर रोल इन स्केलेटल मसल्स का ही आता है। स्केलेटल मसल्स अगर मैं बात करूं इनके मेन फीचर्स की, तो ये होती हैं स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड पैटर्न क्या है वो अभी हम देखेंगे जब हम इसके स्ट्रक्चर पर जाएंगे। और ये होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। कुछ सेल्स जब फ्यूज कर जाती हैं तो उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक ही हो जाता है, तो न्यूक्लियस भी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये होती हैं वॉलंटरी मसल्स। तो यही स्केलेटल मसल्स ही हैं जो वॉलंटरी मसल्स हैं, यानी कॉन्शियसली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी मूवमेंट है, हमें इधर से उधर जाना है। अब इसमें भी एक डिफरेंस है, जहां पर बात होती है लोकोमोशन की और जहां पर बात होती है मूवमेंट की, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि अभी जो ये हैंड की मूवमेंट है या कोई भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, ये है मूवमेंट, जो जनरल हमारी मूवमेंट्स है। जब टर्म आता है लोकोमोशन का, उसमें आता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक पोजीशन से हटके और दूसरे पोजीशन पर जाना। जैसे मैं यहां से चल के अगर यहां जा रही हूं तो ये है लोकोमोशन, पर मैं अपनी ही एक पोजीशन पे खड़ी होकर अगर मूव कर रही हूं तो वो हो जाती है मूवमेंट। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ही हम इन मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी जितनी भी मूवमेंट होती है स्केलेटल मसल की वजह से पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि ये अटैच्ड होती हैं बोन से। किसके थ्रू? टेंडन्स के थ्रू। तो टेंडन अटैच करता है मसल को बोन से और तभी फिर वो मूवमेंट होती है। तो जो स्केलेटल मसल्स है ये अराउंड 40% ऑफ टोटल बॉडी मास ये इन मसल्स का होता है। तो जनरली हम जितने भी वर्कआउट करते हैं, हम जिम में इतनी मेहनत करते हैं तो मसल मास आता है। जितना भी हम प्रोटीन्स खाते हैं, है ना, लड़कों को कितना शौक होता है बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी बन जाए, बस मसल मास आ जाए। तो वो मसल्स जो हैं, ये मसल अपना साइज इंक्रीज कर सकती हैं। मसल का जो पूरी बॉडी में एक पर्टिकुलर नंबर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन मसल का जो साइज है वो इंक्रीज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पहलवान है और उसके साथ में कोई बहुत पतला सा आदमी है तो उनमें कोई मसल के नंबर का डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, बट मसल का साइज उनमें अलग होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपका मसल मास होना जरूरी है। आप में बोन मास होता है, मसल मास होता है, फैट का वेट नहीं होना चाहिए। तो बॉडी में फैट नहीं होना चाहिए ज्यादा। अब ये देखो, ये है पूरा मस्कुलर सिस्टम, ये हमारा पूरा मस्कुलर सिस्टम है। आगे हम देखेंगे एक स्केलेटल मसल को। तो ये है, यहां पर हमारी है, एक सेक्शन में हम गए, यहां पर प्रेजेंट है हमारी स्केलेटल मसल। एक छोटा सा हिस्सा लिया हमने। अब हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्केलेटल मसल ये है बोन, टेंडन से जुड़ी होती है ये मसल और इसीलिए पॉसिबल हो पाती है कोई भी मूवमेंट। तो यहां पर ये तो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, यहां पर ब्लड कैपिलरीज भी होंगी जो ब्लड सप्लाई करेंगी। इसके अलावा यहां पर जो आपको बंडल्स दिख रहे हैं, ये जो मसल के अंदर बंडल्स हैं, ये बंडल्स को बोला जाता है फेसिकल। फेसिकल या फिर मसल बंडल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो बंडल्स हैं इनको फेसिकल बोला जाता है। इन बंडल्स के अंदर फर्दर यहां पर प्रेजेंट है मसल फाइबर। अब मसल फाइबर से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मसल फाइबर का मतलब है मसल सेल। मसल सेल्स को ही हम मसल फाइबर बोल रहे हैं। कैसे लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स होती हैं मसल्स में। तो ये है मसल फाइबर या मसल सेल। फर्दर अगर इसको बाहर निकाल के देखें तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा सार्कोलेमा। सार्कोलेमा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, एक जो हमारी मसल फाइबर है उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो है हमारा सार्कोलेमा। और यहाँ पर अगर आप और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इसकी जो अपीयरेंस है, जो स्केलेटल मसल होती है वो स्ट्राइटेड होती है। स्ट्राइटेड मतलब इसमें कुछ बैंड्स बनते हैं, कहीं पर लाइट बैंड्स, कहीं पर डार्क बैंड्स। यहाँ पर भी देखो, ये लाइट रीजन है, उसके बाद डार्क बैंड है, फिर लाइट रीजन है, फिर डार्क बैंड है। तो एक पैटर्न प्रेजेंट होता है इनके ऊपर, तो उसी को हम बोल रहे हैं स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, स्ट्राइटेड मसल्स हैं। तो मसल में सबसे पहले सार्कोलेमा हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग है। मसल के ईआर को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जैसे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, मसल में क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसे बोला जाता है सार्कोजोम। अब सबसे पहले मसल है, मसल से आया, मसल के अंदर जाएंगे तो क्या प्रेजेंट होंगे, मसल बंडल, जो कि क्या है, फेसिकल है। उसका फर्दर निकाल के देखेंगे तो क्या प्रेजेंट होगा, मसल फाइबर, जो हमारी मसल सेल्स हैं। मसल फाइबर के भी अंदर देखेंगे तो प्रेजेंट होंगे मायोफाइब्रिल्स, और मायोफाइब्रिल्स के फर्दर अंदर हम जाकर देखेंगे तो प्रेजेंट होंगे मायोफिलामेंट्स। तो इस तरह की कुछ हायरार्की रहती है। मायोफिलामेंट्स क्या है, जिसमें थिक एंड थिन फिलामेंट्स आएंगे, जिससे पैटर्न बनता है। थिन फिलामेंट है तो लाइट रहेगा, थिक फिलामेंट जहां पर होगा वो डार्क बैंड फॉर्म होते हैं। तो ये जो मायोफिलामेंट्स हैं, इसमें भी जो हमारे फिलामेंट होंगे वो होंगे दो तरह के, एक तो होगा थिक और दूसरा होगा थिन फिलामेंट। तो ये हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर लिया। थिक फिलामेंट कौन सा होगा, ये होगा मायोसिन, और थिन फिलामेंट होगा हमारा एक्टिन। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू प्रिपेयर किया है ताकि आगे आपको समझने में बहुत इजी रहे कि सार्कोमियर का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कौन कौन से जोन प्रेजेंट हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। वैसे तो 3D में हम सब कुछ बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, लेकिन ये एक ओवरव्यू इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर हमने एक हायरार्की समझ ली और हमने एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया कि फिलामेंट्स में क्या क्या हो रहा है। अब हम बात करेंगे सार्कोमियर की। सार्कोमियर क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है मसल की, वो होती है सार्कोमियर। सार्कोमियर कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। तो सार्कोमियर क्या है, ये मसल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं जेड लाइन की। यहां पर ये जेड लाइन प्रेजेंट है, ये जो है ये जेड लाइन प्रेजेंट है। जेड लाइन क्या है, दो जेड लाइन के जो बीच का पोर्शन है वो होता है एक सार्कोमियर। मतलब अगर मैं बात करूं कि ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, तो ये मेरा एक सार्कोमियर है। अब इसमें फर्दर अलग अलग जोन प्रेजेंट है। सबसे पहले समझते हैं एक्टिन और मायोसिन वाला रीजन। जो ये पोर्शन है ये है एक्टिन, जो ये ब्लू वाला है ये है हमारा थिन फिलामेंट जो लाइट बैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो ये रेड कलर का है मोटा जो है थिक बैंड जो है वो है मायोसिन। मायोसिन जो डार्क बैंड बनाएगा। तो इसमें जो अलग अलग जोन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कि यहां पर आती है एक एम लाइन, ये तो यहां पर ये बीच का जो पोर्शन है, यहां ये जो बीच का पोर्शन है ये होता है हमारा एम लाइन का। उसके बाद आता है हमारा आई बैंड। आई बैंड क्या होता है, आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड जहां पर सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है। यहां पर देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमारा एक आई बैंड है, यहां से यहां तक
ये वाला पूरा जहां पर सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, जहां पर सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, वो पार्ट है हमारा आई बैंड का। तो ये एक आई बैंड हो गया, आई बैंड हो गया, एम लाइन हो गई। उसके बाद आता है हमारा हैंसन जोन। हैंसन जोन यानी एच जोन होता है जो सिर्फ मायोसिन का होगा, जहां पर सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है वो हो गया हमारा एच जोन। ठीक है, जहां पर सिर्फ एक्टिन है आई बैंड, जहां पर सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है वो हो गया एच जोन। बीच की जो सेंटर है वो है एम लाइन। ए बैंड क्या होगा? ए बैंड होता है बीच का ये पूरा एरिया जहां पर थिक फिलामेंट भी है और थिन फिलामेंट भी है, एक्टिन भी है और मायोसिन भी है। तो ये पूरा हो जाता है हमारा ए बैंड। उसके बाद आता है हमारा ओजोन। ओजोन मतलब ओजोन नहीं, अर्थ वाली ओजोन नहीं, ओजोन यानी ओवरलैपिंग जोन। ओवरलैपिंग मतलब जहां एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रहे हो। तो कहां पर कर रहे हैं? ध्यान से देखो कि एक्टिन और मायोसिन कहां पर ओवरलैप कर रहे हैं। इस रीजन पर कर रहे हैं, ये यहां पर कर रहे हैं ये। तो ए बैंड में आ गए दो ओजोन, एक एच जोन, एक एच जोन भी आया ना, और एम लाइन तो है ही। तो ये पूरे ए बैंड में ये वाली चीजें आ जाती हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब ये पास में आएगा, ये देखो ये स्लाइड कर रहा है दोनों साइड से, हम एक पर फोकस करेंगे, एक सार्कोमियर पर। तो यहां पर देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर क्या क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर देखो यहां पर ये जाएगा तो जेड लाइन, ये जेड लाइन पास आ रही है, तो जेड लाइन डिक्रीज होती है। जो हमारा आई बैंड है, क्या उसमें भी कुछ डिफरेंस आ रहा है? आई बैंड भी देखो कम हो रहा है। जब ये पास आ रहा है तो जो एक्टिन वाला पार्ट है, अब एक्टिन तो ओवरलैप कर जाएगा। हमारा आई बैंड कौन सा है? जहां पर सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है। तो आई बैंड क्या होगा? आई बैंड भी डिक्रीज हो जाएगा। और क्या हो रहा है इसमें? जो ओजोन है, जो हमारा ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है, जो यहां पर ओवरलैपिंग वाला रीजन है, क्या उसमें भी कुछ डिफरेंस आ रहा है? अब जब ये पास आएगा तो ये ओवरलैपिंग तो बढ़ेगी ना। जब पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो ये पूरा ओवरलैप कर जाएगा, ये वाला पूरा पोर्शन। तो ओजोन क्या होता है? ये इंक्रीज होता है। एच जोन क्या हो रहा है? अब जब ये पूरा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब ये पूरा ओवरलैप कर जाएगा, तो एच जोन क्या था? जहां पर सिर्फ हमारा मायोसिन प्रेजेंट था, तो वो तो हट जाएगा, क्योंकि ये जब पूरा आ जाएगा, जब ये पूरा पास में आ जाएगा, पूरा ओवरलैप कर जाएगा, तो हमारा एच जोन क्या होगा? वो भी डिक्रीज होता है। ए बैंड का कुछ हो रहा है, देखो ए बैंड तो वैसा का वैसा ही है, तो ए बैंड रहेगा अनचेंज्ड। ए बैंड अनचेंज्ड रहेगा, और जो सार्कोमियर की लेंथ है वो क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है हमारा पूरा सार्कोमियर का। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं वो उनका स्ट्रक्चर कैसा है। और भी इसमें एक टाइप आता है रेगुलेटरी प्रोटीन्स, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं वो होते हैं दो तरह के। एक तो हो गए एक्टिन और दूसरे हो गए हमारे मायोसिन। अब ये तो थिक था, ये थिक फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है। अब थिन फिलामेंट में भी तीन टाइप थे। थिन फिलामेंट में बेसिकली एक्टिन आता है, ट्रोपोनिन आता है और आता है ट्रोपोमायोसिन। तो ये थिन फिलामेंट के पार्ट हैं। अब जो एक्टिन है वो तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, और क्या है? जो हमारा मायोसिन है वो भी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है।
पर जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है, ये हैं दो रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ये क्या है? ये है हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन्स। तो अभी हमारा ये जो है ये थिन फिलामेंट है, तो थिन फिलामेंट है तो इसमें क्या आएगा? हमारा एक्टिन आएगा और हमारे दो रेगुलेटरी प्रोटीन आते हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। चलिए इसमें क्या क्या होगा? अब इसमें क्या होता है ये देखो, ये जो गोल गोल हैं ये अलग अलग यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये जो हमारा होता है ये वाला जो है, जो ब्लू कलर वाला पार्ट है, ये होता है हमारा जी एक्टिन, यानी ग्लोब्यूलर एक्टिन। ग्लोब्यूलर एक्टिन जिसका पॉलीमराइजेशन होगा मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंट में, और ये बन जाएगा एफ एक्टिन। ये हो जाएगा हमारा फिलामेंटस एक्टिन, फिलामेंटस प्रोटीन। तो जी एक्टिन से पॉलीमराइजेशन होके बनता है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन भी क्या बनेगा? दो एफ एक्टिन मिलकर, इसकी दो यूनिट मिलकर बनाती हैं एक एक्टिन फिलामेंट को। ये देखो, एक तो ये है और दूसरा क्या है? एक तो ऐसे है और दूसरा क्या है? इसके ऊपर इस तरह से है। तो दो एफ एक्टिन मिलकर एक एक्टिन फिलामेंट को बनाते हैं। इसके अलावा ये जो रस्सी जैसा है, ये क्या है? जो रस्सी जैसा है वो है ट्रोपोमायोसिन, जो रेगुलेटरी प्रोटीन है। तो ट्रोपोमायोसिन का रोल हम आगे देखेंगे कि ये कैसे इनहिबिट करता है, कैसे ये रेगुलेट करता है, एक्टिन को कैसे रोकता है ये मायोसिन से जुड़ने के लिए। उसके बाद अब इसमें ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ये छोटे छोटे जो प्रेजेंट हैं, जो इस तरह से हैं, इसको थोड़ा और यहां पर ये जो प्रेजेंट है 1 2 3, ये जो 3 यूनिट प्रेजेंट है ये है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में क्या होगा? ट्रोपोनिन जो हमें कुछ इस तरीके का दिख रहा है, इसमें होती है, ये 3 यूनिट से मिलकर बना है। इसमें होती है ये टीपीसी, टीपीटी और टीपीआई, ये 3 से मिलकर बनता है ट्रोपोनिन प्रोटीन। तो टीपीसी जो कैल्शियम से बाइंड करेगी, टीपीटी जो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करती है, और टीपीआई जो इनहिबिट करती है कि एक्टिन जो है वो बाइंडिंग ना कर पाए। मायोसिन और एक्टिन बाइंड करते हैं तो वो बाइंडिंग ना कर पाए, एक्टिन जाके उसको ये इनहिबिट करती है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया हमारे थिन फिलामेंट का, एक्टिन का। अब हम देखेंगे आगे मायोसिन को। इसमें 2 रीजन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो इसका ग्लोबुलर हेड और ये हो गई इसकी टेल। ये ग्लोबुलर हेड और इसकी शॉर्ट आर्म जो है ये मिलकर बनाते हैं एक क्रॉस आर्म। इसमें बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होंगी? एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होंगी और एटीपी बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है। तो इसमें 2 तरह की बाइंडिंग साइट्स हैं, एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट है और एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट है। और जो 2 रीजन की मैं बात कर रही थी वो होता है कि जो टेल है वो तो है LMM, यानी लाइट मीरोमाइसिन। मीरोमाइसिन क्या है? इसकी मोनोमेरिक यूनिट, मायोसिन की मोनोमेरिक यूनिट है मीरोमाइसिन। तो ये तो है लाइट मीरोमायोसिन, और जो ग्लोबुलर हेड वाला पोर्शन होता है वो होता है हमारा हैवी मीरोमायोसिन। तो ये इसके 2 टाइप होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 300 मीरोमायोसिन मिलकर बनाते हैं एक मायोसिन को। तो हमारा स्ट्रक्चर भी हो गया। अब हम बात करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, यानी मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब कोई भी मूवमेंट होगी, मतलब जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है मायोसिन का एक्टिन से बाइंड करना। अब हमने देखा कि मायोसिन पे एक्टिन बाइंडिंग साइट्स तो हैं, लेकिन एटीपी बाइंडिंग साइट्स भी हैं। तो जब एटीपी जुड़ा रहेगा, जब तक एटीपी प्रेजेंट है,
वो एक्टिन को मायोसिन से बाइंड होने नहीं देता, वो नहीं होने देगा, वो इनहिबिट करता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें एटीपी को हटाना होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी का हटना बहुत जरूरी है। तो एटीपी हटता है, बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज होती हैं और तब फिर जाकर एक्टिन आता है और वो स्लाइड करता है। तो यहाँ पर जो स्लाइड होती है यही मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वही तो मूवमेंट है। अब जब ट्रोपोमायोसिन है तो इस तरह की पोजीशन होती है कि एक्टिन बाइंड नहीं कर पाता। अब एक्टिन में ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन भी तो प्रेजेंट है जो एक्टिन को रोक रहे हैं। यहां पर जो इसके रेगुलेटरी प्रोटीन है, जो ट्रोपोमायोसिन है, वो भी तो रोकता है एक्टिन को कि वो बाइंड ना करे। तो सबसे पहले क्या होता है, कैल्शियम आयंस आते हैं और ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करते हैं। ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, वो थोड़ा हटता है ताकि जो यहाँ एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज हो जाए और एक्टिन बाइंड कर सके। तो वो मूव हुआ, इसकी बाइंडिंग साइट एक्सपोज हुई और एक्टिन बाइंड करता है। तो मायोसिन जो होता है वो बॉन्ड बनाता है। अब एक्टिन बाइंड कर सकता है तो मायोसिन और एक्टिन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, बाइंड करते हैं और बनाते हैं क्रॉस ब्रिज। तो फॉर्मेशन होती है क्रॉस ब्रिज की, क्रॉस ब्रिज बनता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो एटीपी है अब वो यूटिलाइज होगा। एटीपी यूटिलाइज होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेंगे और रिलीज हो जाएंगे। एटीपी होता है वो इस तरह से जब वो बाहर निकलता है, जब एडीपी और पीआई बनता है तो मायोसिन के हेड का एंगल चेंज होता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है और वो क्या कराता है, वो स्लाइड कराता है एक्टिन को उसके ऊपर। और यहाँ पर देखो एडीपी और पीआई बन के रिलीज हो गए, यहाँ पर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। ये देखो अब एडीपी और पीआई बने, ये जब रिलीज हुए तो इसकी पोजीशन चेंज होती है इसके हेड की, मायोसिन के हेड की, और ये स्लाइड करता है। यहाँ पर स्लाइडिंग हुई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्दर एटीपी आता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, जो एनर्जी जनरेट होगी उससे अब क्रॉस ब्रिज ब्रेक होता है। अब यहाँ पर ब्रेकिंग हुई क्रॉस ब्रिज की तो स्लाइडिंग और रोटेशन होती है एक्टिन फिलामेंट के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, अब क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, जो इसकी बाइंडिंग थी वो ब्रेक हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर गैप आ चुका है, जब इसने स्लाइड किया तो यहाँ पर गैप आया और ब्रेक हो जाता है क्रॉस ब्रिज। अब फर्दर जब एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा और जब एनर्जी बनेगी वो एनर्जी यूटिलाइज होगी, जिससे क्या होगा, मायोसिन बाइंड कर सके एक्टिन से, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो और फर्दर वो स्लाइड करे अलोंग द लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो ये होता है पूरा प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर पूरा कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म दिखाया और एक एक स्टेप जो हो रहा है वो यहाँ पर एक साइक्लिक फॉर्म में है, तो ये रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर ये देखो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, फर्दर एडीपी पीआई जब रिलीज हुए, इसके हेड की एंगल चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई, तो ये स्लाइड करता है, फर्दर स्लाइड करता है। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक होगा, क्रॉस ब्रिज जो बनेगा वो ब्रेक होता है और दोबारा जब एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा और एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, वो जब एनर्जी यूज होगी वो यूटिलाइज होती है कि वो फर्दर क्रॉस ब्रिज बन सके, मायोसिन बाइंड कर सके एक्टिन के साथ में। मायोसिन कैन स्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब एटीपी प्रेजेंट होगा, मायोसिन की जो एटीपी बाइंडिंग साइट है अगर उस पे एटीपी आके बाइंड करता है तो वो एक्टिन से अटैच नहीं हो सकता, उसके साथ वो बाइंडिंग नहीं कर सकता, क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर मायोसिन एक्टिन फिलामेंट से अटैच होता है, उसके साथ बाइंड करता है, क्रॉस ब्रिज बना के वो उसके ऊपर स्लाइड करता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, मूवमेंट होती है वो। लेकिन मसल रिलैक्सेशन के टाइम पर एटीपी बाइंडिंग होती है मायोसिन से, मायोसिन की हेड पर जो बाइंडिंग साइट है वहां एटीपी आके बाइंड होता है और उस केस में वो एक्टिन फिलामेंट से उसको अटैच नहीं होने देता, तो वो केस होता है मसल रिलैक्सेशन का। फर्दर वो एटीपी जब यूटिलाइज होगा तो वापस से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से ये साइकिल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की चलती रहती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाले हैं और भी बहुत सारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स
इसी तरह से 3D में अगर आप कुछ 3D में देखना चाहते हैं या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम इसी तरह से उसे भी 3D में लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।